Hello students, I am again back with part 2 of chapter number 4, Motions of the Earth. Student, I hope you all have seen part 1. If not, do watch it. So student, till here we have completed everything in part 1. Please start part 2 with in Southern Hemisphere. Okay, so student, we were talking about length of the day. हम किसकी बात कर रहे थे बच्चा? दिन की जो लंबाई होगी, लेंथ होगी, वो कितनी होगी, ये हम लोग लास्ट वीडियो में लास्ट टॉपिक में डिस्कस कर रहे थे. इस डायग्राम को मैंने दिखाया भी था बच्चा आपको कि जो हमारी अर्थ की जो एक्सिस है वो टिल्टेड है, 23.5 डिग्री से टिल्टेड है. और इसी वजह से क्या होता है बच्चा कि जब नदर्न हेमिस्फीयर या जो नॉर्थ पोल है वो टिल्टेड रहेगा जब सन रेज की तरफ, जहाँ पर सन होगा उसकी तरफ, तो नदर्न हेमिस्फीयर में दिन की लंबाई होगी ज़्यादा और रात की कम. देखो इक्वेटर पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, दिन और रात बराबर है, पर यहाँ पर देखो दिन कितना बड़ा है, ये रहा दिन, और ये देखो रात कितनी हो गई, छोटी हो गई. ठीक हुई बात. वहीं सदर्न हेमिस्फीयर में दिन इतना छोटा सा और रात देखो कितनी बड़ी हो गई. तो ये हम लोग लास्ट वीडियो में मतलब पार्ट 1 में डिस्कस कर रहे थे. ठीक है, क्या डिस्कस कर रहे थे? लेंथ ऑफ द डे. तो बच्चा जो भी हेमिस्फीयर सन की तरफ टिल्टेड होगा उस हेमिस्फीयर में डेज लॉन्गर होंगे, नाइट शॉर्टेस्ट होंगी. और इक्वेटर वो प्लेस है जहाँ पर फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप किसी भी पोजीशन में हो, डे और नाइट्स हमेशा कैसे होंगे बच्चा? इक्वल. तो आई बात समझ में? Here, northern hemisphere is tilted towards the sun. That is why days are longer in northern hemisphere, while southern hemisphere has shorter days. चलो, southern hemisphere the situation is just opposite. southern hemisphere में situation बिल्कुल opposite है. कौन सी situation? जहाँ northern hemisphere में days बड़े हैं, वहीं southern hemisphere में दिन छोटे हैं, days short हैं. As one moves from equator to south pole, इक्वेटर से जब आप साउथ पोल की तरफ जाओगे दिन छोटे छोटे होते जाएंगे और नाइट्स बड़ी होती जाएंगी, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया. फिर से एक बार दिखा दूंगी. ड्यूरिंग दिस हाफ ऑफ द ईयर, और इस हाफ में जहाँ पर नदर्न हेमिस्फीयर में दिन बहुत ज़्यादा बड़े हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में दिन छोटे होते जाएंगे. द एरिया अराउंड द साउथ पोल इज़ डार्कनेस, और पूरे साउथ पोल में अर्थ कितना भी रोटेट क्यों ना कर ले पर वहाँ पर डार्कनेस ही रहेगी. दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि साउथ पोल पे 6 मंथ डार्कनेस ही रहेगी. एक बार फिर से देखिए, थोड़ा लॉजिकली देखने समझने की कोशिश करो बेटा. देखो दिन कितना बड़ा है, रात छोटी सी है. ये नदर्न हेमिस्फीयर में हो रहा है, वहीं सदर्न हेमिस्फीयर में आए तो दिन हो गया शॉर्ट और नाइट हो गई लॉन्ग. क्या बात समझ में आ गई? तो जो नदर्न हेमिस्फीयर में हो रहा है उसका ही जस्ट अपोजिट सदर्न हेमिस्फीयर में हो रहा है. जब नदर्न हेमिस्फीयर में दिन बड़े हैं तो सदर्न हेमिस्फीयर में छोटे हैं. यहाँ पर रातें छोटी हैं, यहाँ पर रातें बड़ी हैं. ठीक है. और इक्वेटर पे नो मैटर आप कभी भी किसी भी वक्त में हो, पूरे 12 मंथ्स डे और नाइट की जो लेंथ होती है वो कैसी होती है बच्चा? इक्वल. बेटा बस एक चीज़ और यहाँ पर देख लो, ये रहा हमारा साउथ पोल. तो अर्थ कितना भी घूमेगी बेटा तो भी ये जो साउथ पोल है ये कभी लाइट में नहीं आ पाएगा. मतलब ये 6 मंथ कैसा ही रहेगा बच्चा? डार्क रहेगा. मतलब यहाँ 6 मंथ की क्या ही रहेगी? नाइट. और ये जो नॉर्थ पोल है, अर्थ कितना भी क्यों ना घूम ले पर ये कभी भी डार्कनेस में नहीं जाएगा. यहाँ 24 आवर्स डे रहेगा. आई बात समझ में? चलो, नाउ सदर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड टुवर्ड द सन. अब हम किसके, अभी हमने देखा जब नदर्न हेमिस्फीयर सन की टुवर्ड्स टिल्टेड था, अब हम देखेंगे सदर्न हेमिस्फीयर. अब अगर हम 4.5 पिक्चर को देखेंगे, ये दिखा रहा है कि वो 6 मंथ जब सदर्न हेमिस्फीयर इंक्लाइंड या टिल्टेड रहेगा सन की तरफ झुका हुआ रहेगा तो क्या होगा? एज बिफोर यू कैन वेरीफाई प्लेसेस ऑन द इक्वेटर हैव इक्वल डे एंड इक्वल नाइट ड्यूरेशन. देखो इक्वेटर पे तो मैंने बताया ना, भले ही 6 मंथ नदर्न हेमिस्फीयर का टिल्ट हो, भले ही 6 मंथ सदर्न हेमिस्फीयर का टिल्ट हो, पर भाई इक्वेटर पे तो इक्वल डे एंड नाइट होते हैं. ठीक कोई बात? तो इक्वेटर पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सो वी सी दैट इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस डज नॉट इफेक्ट ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट ऑन द इक्वेटर. तो इक्वेटर पे डे एंड नाइट की लेंथ को इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस
इफ़ेक्ट नहीं करता है, ध्यान रखना। जितने भी प्लेसेस हैं इक्वेटर पे उनको हमेशा इक्वल डे और नाइट ही मिलेगी, इक्वल ड्यूरेशन की। अब इस हाफ में क्या होगा बच्चों, जब सदर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड है सन की तरफ, जितने भी प्लेसेस होंगे नदर्न हेमिस्फीयर में, अब उनमें लॉन्गर नाइट्स होंगे और शॉर्टर डेज होंगे। वो प्लेसेस जो नॉर्थ पोल पे हैं उनमें 6 मंथ डार्कनेस रहेगी, कोई लाइट नहीं रहेगी, जबकि कि सदर्न हेमिस्फीयर में दिन लंबे हो जाएंगे और रातें छोटी हो जाएंगी। और जो एरिया है साउथ पोल का उसमें कंटिन्यूस डे लाइट मिलेगी, ठीक है, पूरे 6 मंथ के लिए। चलो तो बच्चा अब ये रहा हमारा नॉर्थ पोल और ये रहा हमारा साउथ पोल। अब देखो अर्थ कितना भी क्यों ना घूम जाए, ये साउथ पोल सन रेज की रेंज में ही रहेगा। अर्थ कितनी भी क्यों ना घूम जाए, नॉर्थ पोल कभी सनलाइट की रेंज में नहीं आ पाएगा। आई बात समझ में? देखो सनलाइट ऐसे जाएगी, ये रहा आपका सन, तो कंटिन्यू डे, और यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगी, तो बच्चा नॉर्थ पोल तक यहाँ तक लाइट पहुँचेगी नहीं। अब देखो दिन की अगर हम बात करें तो अब देखो सदर्न हेमिस्फीयर में दिन देखो कितना बड़ा हो गया और रात कितनी छोटी हो गई, और आगे की तरफ गए तो देखो दिन कितना बड़ा हो गया, रात इतनी छोटी हो गई। वहीं पर नदर्न हेमिस्फीयर में देखो दिन इतना छोटा और रात इतनी बड़ी। मतलब बस वही है कि जो सन का जो टाइम है हमारी अर्थ के ऊपर, वो जब सदर्न हेमिस्फीयर टिल्ट रहेगा तो सदर्न हेमिस्फीयर में सन का टाइम अर्थ के ऊपर ज़्यादा टाइम तक रहेगा, सन की लाइट ज़्यादा टाइम तक रिसीव होगी किसको, सदर्न हेमिस्फीयर को। और जब नदर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड रहेगा तो सन की लाइट, सन की हीट नदर्न हेमिस्फीयर को ज़्यादा टाइम तक मिलती रहेगी। और इसी से हम लोग बोलते थे दिन बड़े होना और दिन छोटे होना। तो क्या अब आपको एक बात समझ में आ गई कि ये जो डे एंड नाइट्स हैं ये अनइक्वल हैं बच्चा, बिकॉज ऑफ अर्थ्स एक्सिस इज टिल्टेड। हमारे दिन और रात की लंबाई बराबर नहीं है, और सिर्फ इसका एक ही रीज़न है क्योंकि हमारी जो अर्थ की जो एक्सिस है वो ऐसी ना होकर कैसी हो गई है बच्चा, टिल्टेड, थोड़ी सी झुक गई है। आई बात समझ में? नहीं तो देखो ऐसे होता दिन और रात बराबर होते, पर इस झुकने के कारण सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन ऐसे बनता है, एल्यूमिनेशन, और दिन और रात की लंबाई में डिफरेंस आ जाता है। ठीक कोई बात? चेंज इन अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड, सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे हम। अर्थ का वो पोर्शन जो सन की तरफ टिल्टेड रहता है उसको डायरेक्ट रेज ऑफ सन मिलती हैं, पर वहीं पर जो पार्ट सन से दूर रहेगा, जो सन की टुवर्ड्स इंक्लाइन नहीं रहेगा, उसको स्लांटिंग रेज मिलती हैं। The inclination of sun rays at a given place keeps changing throughout the year. अर्थ की एक पर्टिकुलर प्लेस को कितनी सनलाइट मिलेगी ये डिफ़र करता रहेगा पूरे साल भर में। ठीक कोई बात? देखो अब कैसे, अच्छा चलो इसको बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं पैराग्राफ में क्या है। The amount of heat that any place receives depend upon the inclination of sun rays. एक पर्टिकुलर प्लेस को कितनी सन लाइट मिलेगी, हीट मिलेगी, डिपेंड करता है कि उसका सन की तरफ इंक्लिनेशन है कि नहीं है। द अमाउंट ऑफ हीट इज़ ग्रेटर व्हेन सन रेज आर वर्टिकल। देखो हीट का अमाउंट ज़्यादा कब होगा, जब सन रेज वर्टिकल होंगी। ध्यान करो मॉर्निंग और इवनिंग में हमारी परछाई सबसे बड़ी बनती है, क्योंकि हमारे अर्थ के ऊपर उस टाइम में स्लांटिंग रेज ऑफ सन होती हैं, जिनमें ना ही तो बहुत ज़्यादा हीट होती है बहुत ही, और ना ही बहुत ज़्यादा लाइट, दोनों ही चीज़ें नहीं होती। पर आफ्टरनून की अगर हम बात करें तो ओवरहेड सन की रेज होती हैं जिसमें हीट भी बहुत ज़्यादा होती है और लाइट भी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर हम अर्थ को इस तरीके से बांट दें कि मॉर्निंग वाला प्लेसेस अलग, इवनिंग वाली प्लेसेस, आफ्टरनून वाली प्लेसेस अलग, तो सोचो ज़रा इस प्लेस को हमेशा धूप तेज़ मिलती रहेगी क्योंकि यहाँ पर ओवरहेड रेज ऑफ द सन है। जहाँ जहाँ पर भी स्लैंटिंग तिरछी रेज होंगी वहाँ वहाँ पर मॉडरेट हीट और मॉडरेट लाइट मिलेगी बच्चा, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी हीट और लाइट की नहीं होगी। चलो तो जो अमाउंट है हीट का किसी पर्टिकुलर प्लेस पे वो डिपेंड करता है उसके इंक्लिनेशन पे। जो अमाउंट है हीट का वो ग्रेटर होगा जब सन रेज वर्टिकल होंगी, सीधी होंगी, क्योंकि वर्टिकल रेज गेट कॉन्सेंट्रेटेड ऑन स्मॉलर प्लेस। वर्टिकल जो रेज होती हैं वो एक पर्टिकुलर प्लेस तक कॉन्सेंट्रेटेड होती हैं।
जबकि कि जो स्लैंटिंग रेज होती हैं वो वाइडर एरिया तक स्प्रेड हो जाती हैं, इसी वजह से उनमें उतनी ज़्यादा हीट नहीं होती। देखो ज़रा, ये है सन रेज और ये हैं सन रेज, दोनों ही है, पर ये स्लैंटिंग है और ये वर्टिकल है, तो इनमें हीट इंटेंसिटी दोनों ज़्यादा होगी, इनमें बहुत ज़्यादा हीट भी नहीं होगी और इंटेंसिटी भी नहीं होगी। मॉर्निंग इवनिंग में हमें स्लैंटिंग रेज मिलती है, तो बताओ क्या उनमें बहुत ज़्यादा हीट और इंटेंसिटी होती है? नहीं। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। दिस इज मेनली बिकॉज वर्टिकल रेज ऑफ द सन गेट कॉन्सनट्रेट ऑन स्मॉल एरिया। वर्टिकल रेज एक स्मॉल एरिया पे कॉन्सनट्रेट करती हैं, इसी वजह से इनमें हीट इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। और स्लैंटिंग जो रेज होती हैं बहुत बड़े एरिया को कवर करती हैं, इसीलिए इनमें इतनी ज़्यादा हीट नहीं होती। मॉर्निंग में जब सन रेज स्लैंटिंग होती है तो ठंडा रहता है, वो धूप हमें अच्छी लगती है, पर जैसे जैसे डे एडवांस करता जाता है जो सन की रेज हैं ग्रेजुअली मोर डायरेक्ट हो जाती है। यही वाला पैराग्राफ बेटा मैंने आपको इस पैराग्राफ के पहले ही पढ़ा दिया है ना, जिसमें मैंने बताया था आपको। चलो, यू मस्ट हैव नोटिस दैट मिड डे और नून में सबसे दिन का पूरे दिन का गर्म समय होता है, जहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है और लाइट भी बहुत ज़्यादा होती है। पर जैसे जैसे सन रेज फिर से स्लैंडिंग होने लगती है इवनिंग में, तो टेम्परेचर फिर से कम होने लग जाता है। आई बात समझ में? चलो, अब हम लोग देखेंगे सीजन्स। हमारे इंडिया की अगर हम बात करें, कहीं और की तो हम नहीं करें, इंडिया की कर लेते हैं, तो इंडिया में नहीं, अच्छा चलो पूरे वर्ल्ड की कर लेते हैं। द 4 कॉमन सीजन्स इन द वर्ल्ड आर, पूरे वर्ल्ड की बात करें, हम इंडिया की नहीं कर रहे हैं। समर, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग। कितने हैं? समर, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग। फिर से एक बार बोलो, कितने सीज़न है? 4, समर, ऑटम, विंटर और स्प्रिंग। ये जो सीज़न है ये अर्थ के टिल्ट की वजह से ही है। जब अर्थ सन को रिवॉल्व करती है तो जो सीजन्स होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। और सीजन्स का मतलब क्या हुआ बच्चा, कि जहाँ टेम्परेचर में कमी, चेंज आ गया है, डे और नाइट के ड्यूरेशन में चेंज आ गया है। बट प्लेसेस ऑन इक्वेटर डू नॉट फील दिस चेंजेस। इक्वेटर पे तो भैया सीजनल चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, डे एंड नाइट में चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इक्वेटर में डे एंड नाइट्स हमेशा इक्वल होती है, टेम्परेचर में भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आते हैं, तो ये चेंजेस आप इक्वेटर पे मार्क नहीं कर पाओगे। एंड हैव ओनली हॉट वेदर थ्रू आउट द ईयर। और इक्वेटर में हमेशा गर्मी 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 ही रहती है। बच्चा आप लोग इतने तो बड़े हो क्लास 6 में कि आपको ये पता होगा कि सनराइज़ का टाइम और सनसेट का टाइम विंटर और समर में बिल्कुल अलग हो जाता है। अगर हम समर्स की बात करें तो सनराइज़ 5 या 5:30 पे हो जाता है, और अगर हम ठंडियों की बात करें, समर की बात की विंटर में, तो 7:30 पे सनराइज़ होता है। ठीक हुई बात। अगर हम सनसेट की बात करें तो 7:30 तक आपको रोशनी दिखाई देती है समर्स में, और विंटर में 5:30 बजे से अंधेरा होना चालू हो जाता है। ये टाइम डिफर है ना, या 5:30 से 7:30 है, या 7:30 है, या 5:30 है। तुम लोग नोट कर सकते हो पोजीशन ऑफ सनराइज इन लेट जून। आफ्टर दिस यू विल फाइंड द पोजीशन ऑफ सनराइज ऑन शिफ्टिंग ऑन होराइजन एवरी डे। तुम लोग देखना, जून से नोट करना स्टार्ट करना कि सनराइज़ की जो पोजीशन है वो शिफ्ट कर रही है ऑन द होराइजन एवरी डे। हर दिन सनराइज़ की पोजीशन धीरे धीरे करके चेंज हो रही है, शिफ्ट कर रही है। नदर्न हेमिस्फीयर में ये शिफ्ट करती है टुवर्ड्स द साउथ। द सेमी सर्कल इन द फिगर, अभी हम फिगर देखेंगे 4.7, देख ही लेते हैं फिगर। देखो, समर से हम विंटर की तरफ, नहीं विंटर से समर की तरफ जा रहे हैं, विंटर से समर की तरफ जा रहे हैं ना, नहीं भाई, समर से विंटर की तरफ जा रहे हैं। समर्स टू विंटर, समर से किसकी तरफ जा रहे हैं? विंटर की तरफ जा रहे हैं। तो ये रहा समर सॉल्स्टाइस। ठीक है, समर सॉल्स्टाइस के बाद क्या आएगा बच्चा? विंटर की तरफ जैसे ही फिर आएगा इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स के बाद क्या आएगा बच्चा? विंटर सॉल्स्टाइस। तो देखो इस पोजीशन तक आते आते हम लोगों ने शिफ्ट देखा ना, सन का पहले यहाँ था, फिर यहाँ था, और फिर यहाँ तक। इसी को बोलते हैं हम कि सन अपने होराइजन को चेंज कर रहा है। ठीक हुई बात। और ये जो सेमी सर्कल आपको अभी हमने दिखाया है, ये जो सेमी सर्कल है फिगर में, ये क्या दिखाता है बच्चा? स्काई को, जो एक बड़े से डोम की तरह दिखता है जब आप ओपन फील्ड में खड़े होंगे। तो
एक एक पर्टिकुलर मोमेंट पे आप लोग देखेंगे दिसंबर में सन सीम्स टू रीच इट्स सदर्न मोस्ट पॉइंट, कि दिसंबर में सन बिल्कुल अपने सदर्न मोस्ट पॉइंट को रीच कर गया है और इसके बाद धीरे 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 वो फिर से वापस नॉर्थ की तरफ आएगा। एट द एक्सट्रीम साउथ द नॉर्थ पोजीशन ऑफ इट्स जर्नी, जब एक्सट्रीम नॉर्थ में हो या एक्सट्रीम साउथ में हो, इस जर्नी में जो सन होता है वो कैसे दिखाई देता है बच्चा? स्टॉप बिफोर चेंजिंग द डायरेक्शन, कुछ टाइम के लिए रुका हुआ दिखाई देता है। द मोमेंट और पोजीशन एट विच दिस हैपन इज कॉल्ड सॉल्स्टाइज, और ये जो पोजीशन होती है इसी को हम क्या बोलते हैं? सॉल्स्टाइज, विच मीन्स सन इज स्टिल। सन देखो, ये जो नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ जो पोजीशन सन लेता है उसको चेंज करते टाइम थोड़ा सा वेट करता है और उसे ही हम क्या बोलते हैं बच्चा? सॉल्स्टाइज, मीन्स सन इज स्टिल। द सन्स हाइएस्ट पोजिशन एट नून इन द स्काई ऑल्सो वेरीज, देखो सन की जो हाइएस्ट पोजिशन होती है आफ्टरनून में ये भी अलग अलग होती है। व्हेन द पार्ट ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, जब अर्थ का जो पार्ट सन की तरफ टिल्टेड होगा, सन अपीयर्स हायर इन द स्काई देन देन व्हेन इट इज टिल्टेड फ्रॉम अवे फ्रॉम द सन। देखो ये अर्थ का ये जो झुका हुआ पार्ट है, यहाँ पर जब आफ्टरनून होगी तो यहाँ जो सन की पोजीशन होगी वो बिल्कुल अलग होगी इस पर्टिकुलर पार्ट से। ठीक, कोई बात? तो बच्चा जो भी हेमिस्फीयर सन की तरफ टिल्टेड होगा उस हेमिस्फीयर में सन बड़ा दिखाई देगा, बजाय के वो पार्ट जो सन से दूर है, अवे है। ठीक, कोई बात? चलो अब हम 4.8 को देखेंगे। जब नदर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड रहता है सन की तरफ, द रेज ऑफ द सन क्लोज टू वर्टिकल टू दिस हेमिस्फीयर, और वर्टिकल रेज मिलेंगे उस टाइम में नदर्न हेमिस्फीयर को। पहले तो बच्चा 1 मार्क क्वेश्चन में ये जरूर पूछा जाता है, डेट ऑफ विंटर सॉल्स्टाइस 22 दिसंबर, समर सॉल्स्टाइस सॉरी विंटर सॉल्स्टाइस 22 दिसंबर, समर सॉल्स्टाइस 21 जून। फिर से याद करो मेरे साथ, अगर कंफ्यूज कर दिया है तो सॉरी है। देखो 22 दिसंबर को क्या आता है? दिसंबर हमारे यहाँ ठंडी पड़ती है, मतलब विंटर सॉल्स्टाइस। 21 जून, जून में हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है, तो ऑब्वियसली बात है समर सॉल्स्टाइस। जून में गर्मी होती है तो 21 जून को क्या होगा? समर सॉल्स्टाइस। विंटर में ठंडी पड़ती है, मतलब दिसंबर में ठंडी पड़ती है, तो 22 दिसंबर को क्या होगा? विंटर सॉल्स्टाइस। अब आपको 2 चीज़ें और याद रखनी, वो ये है 23 सितंबर को होगा ऑटमनल इक्विनॉक्स, और 21 मार्च को होगा स्प्रिंग इक्विनॉक्स। तो क्या बात समझ में आई? स्प्रिंग इक्विनॉक्स कब होगा? 21 मार्च को स्प्रिंग इक्विनॉक्स। स्प्रिंग इक्विनॉक्स की डेट 21 मार्च। 23 सितंबर को क्या होगा? ऑटमनल इक्विनॉक्स। विंटर सॉल्स्टाइस होगा 22 दिसंबर को। समर सॉल्स्टाइस होगा 21 जून को। अब देखो बच्चा, ये वाला पार्ट नदर्न हेमिस्फीयर जब सन की टुवर्ड्स इनक्लाइंड है, झुका हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो वर्टिकल रेज ऑफ द सन किसको मिल रही है? नदर्न हेमिस्फीयर को मिल रही है। अब यहाँ पर देखो जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो सन के पास में है, देखो ये इसके पास में है ना, तो यहाँ पर जो वर्टिकल रेज है वो किसको मिल रही है? सदर्न हेमिस्फीयर को मिल रही है। आई बात समझ में? यहाँ पर दिन थोड़े से लंबे हो जाएंगे। दिन क्या हो जाएंगे बच्चा? लंबे हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा हीट रिसीव होगी फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एज अ रिजल्ट इट इज़ समर इन द हेमिस्फीयर। सूरज बहुत ज़्यादा टाइम तक अर्थ के हम उस पर्टिकुलर पार्ट के पास रहेगा, हीट ज़्यादा होगी, लाइट ज़्यादा होगी, तो ये सब किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बच्चा? समर के। तो अभी जिस भी हेमिस्फीयर सन की तरफ टिल्टेड होगा वहाँ पर क्या होगी? समर। द सन अपीयर्स हायर इन द स्काई, सूरज बहुत ऊपर की तरफ दिखाई देगा। मोर टूवर्ड्स द नॉर्थ, नॉर्थ हॉरिजन में किसकी तरफ दिखाई देगा बच्चा? नॉर्थ की तरफ दिखाई देगा। 21 जून को सन अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाता है, नॉर्थ मोस्ट पोजीशन पे होता है। इसी मूवमेंट को हम समर सॉल्स्टाइस बोलते हैं। समर सॉल्स्टाइस में जो सन की रेज होती हैं वो वर्टिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होती हैं। ऑन द डे ऑफ समर सॉल्स्टाइस जो नदर्न हेमिस्फीयर है उसका लॉन्गेस्ट डे होता है और शॉर्टेस्ट नाइट होती है। समर सॉल्स्टाइस जब 21 जून को नदर्न हेमिस्फीयर में होगा तो उस दिन सबसे बड़ा दिन होगा नदर्न हेमिस्फीयर का और सबसे छोटी रात होगी। और
जो एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन या जो वर्टिकल रेज हैं वो किसके ऊपर होंगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होंगी। पर बच्चा जब नदर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन, जब वो नदर्न हेमिस्फीयर सन से दूर होगा तो जो सन की रेज होंगी वो उसके ऊपर स्लैंटिंग पड़ेंगी, स्लैंटिंग होगी तो दिन हो जाएंगे छोटे, यहाँ पर हीट भी कम होगी और लाइट भी कम होगी, ठीक है, और होगी भी तो बिल्कुल शॉर्ट पीरियड के लिए होगी हीट और लाइट, तो इसको बोलते हैं हम विंटर सॉल्स्टाइस, ठीक है। जब सदर्न हेमिस्फीयर किसकी तरफ है बच्चा, सन की तरफ टिल्टेड है, तब नदर्न हेमिस्फीयर में क्या पड़ रही होगी, विंटर, और वो डेट कौन सी होगी, 22 दिसंबर। इस दिन रातें सबसे बड़ी होंगी और दिन सबसे छोटे होंगे, और इस पर्टिकुलर डेट जिसको हम बोल रहे हैं 22 दिसंबर, जो सन होगा वो हॉरिजन में किस पोजीशन पे दिखाई देगा, सदर्न मोस्ट पोजीशन पे दिखाई देगा। इस मूवमेंट को हम विंटर सॉल्स्टाइस बोलते हैं। एट विंटर सॉल्स्टाइस द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जब हमने नदर्न वो देखा था, क्या नदर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड था सन की तरफ, तो वर्टिकल रेज ऑफ सन किस पे थी बच्चा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। पर वहीं जब सदर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड है, तब 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 वर्टिकल जो रेज हैं वो किसके ऊपर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ। On the day of winter solstice, the northern hemisphere has shortest day and longest night. इस दिन नदर्न हेमिस्फीयर में बहुत छोटे दिन होते हैं और लंबी रातें होती हैं। साल में 2 बार, ट्वाइस इन अ ईयर, 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सन होता है उसकी पोजीशन मिड वे होती है, मतलब इक्वेटर की तरफ, ठीक है, बिटवीन द सॉल्स्टाइस पोजीशन, नहीं तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे नहीं कैप्रिकॉर्न पे, मतलब किसके ऊपर है, इक्वेटर के ऊपर है। और इन दो पोजीशन को हम क्या बोलते हैं बच्चा, इक्विनॉक्सेस। इट मीन्स इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। ना ही तो इक्विनॉक्स में ना ही तो अर्थ का टिल्ट सन की तरफ होता है, ना ही उससे दूर होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स। द डे एंड नाइट आर इक्वल इन लेंथ, और यहाँ पर डे और नाइट कैसी होंगी बच्चा, इक्वल लेंथ की। Equinox means equal night. In northern hemisphere the equinox is on 21st March. northern hemisphere में equinox कब आता है, 21st मार्च पे, और इसे स्प्रिंग और वर्नल इक्विनॉक्स बोलते हैं। और वो इक्विनॉक्स जो 23 सितंबर को आता है उसे हम ऑटमनल या ऑटम इक्विनॉक्स बोलते हैं। जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर सीजन बिल्कुल अपोजिट होंगे नदर्न हेमिस्फीयर में। अगर नदर्न हेमिस्फीयर में ठंडी होगी तो सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होगी। आई बात समझ में। इन समर देयर व्हेन इट इज़ विंटर इन नदर्न हेमिस्फीयर, जब सदर्न हेमिस्फीयर में समर होगी तो ऑब्वियसली बात है विंटर होगी नदर्न हेमिस्फीयर में। जब समर होगी ऑस्ट्रेलिया में एंड साउथ अफ्रीका में तो विंटर होगी इंडिया में। सिमिलरली जब स्प्रिंग होगा नदर्न हेमिस्फीयर में तो ऑटम होगा सदर्न हेमिस्फीयर में। द डेट्स ऑफ सॉल्स्टाइस एंड इक्विनॉक्सेस ऑल्सो गेट इंटरचेंज्ड, ठीक है, और समर सॉल्स्टाइस, ऑटमनल इक्विनॉक्सेस, इनकी डेट्स भी इंटरचेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल द टाइम ऑफ समर सॉल्स्टाइस इन नदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर हैज विंटर सॉल्स्टाइस, अब नदर्न हेमिस्फीयर में समर सॉल्स्टाइस है तो ऑब्वियसली बात है विंटर सॉल्स्टाइस है कहाँ पर, सदर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्थ का समर सॉल्स्टाइस, विंटर का सॉरी सदर्न हेमिस्फीयर का विंटर सॉल्स्टाइस है। So student, I am ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.